हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यानी लैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, आज इन पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ईस्ट में। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ाया था उसमें था ईस्ट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन, जिसे वर्धी जनन कहते हैं। तो वर्धी जनन किस प्रकार होता है? बडिंग द्वारा, जिसमें आउटग्रोथ निकल रही थी ईस्ट की कोशिका से, और वो आउटग्रोथ जो है जिसे उभार कहते हैं, वो उस कोशिका से, मुख्य कोशिका से अलग होकर एक नई कोशिका का निर्माण करती थी। और इसके अलावा दूसरी विधि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में थी कि वो सेल, ईस्ट की जो कोशिका है वो लंबाई में वृद्धि करके दो भागों में बट जाया करती थी और इससे प्रत्येक भाग से फिर नई ईस्ट की कोशिका का निर्माण हो रहा था। आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी मेथड्स हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईस्ट में लैंगिक जनन, तो ईस्ट में जो लैंगिक जनन है वो इनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, यानी कि प्रतिकूल दशाओं में। जो प्रतिकूल दशाएं होती हैं, जब मौसम इनके अनुकूल नहीं रहता, तो ऐसे टाइम पर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसकी जो प्रजातियां होती हैं ईस्ट की, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक दोनों प्रकार की होती हैं। अब आते देखिए, सेक्स ऑर्गन्स इसमें अब्सेंट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स अभी तक हमने विभिन्न कवकों में देखे, इनमें नहीं पाए जाते हैं। अब आता है देखिए, ट्रू गैमीट्स जो हैं इनमें अब्सेंट होते हैं, यानी कि वास्तविक या स्पष्ट युग्मक इनमें नहीं पाए जाते। इनमें देखिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निम्नलिखित मेथड हैं। पहला मेथड है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, अर्थात अर्ध गुणित जीवन चक्र। ये सैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस में मिलता है। सैक्रोमाइसीज जो ईस्ट है, ईस्ट का वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नेम सैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस। तो ये सैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस जो है ये होमोथैलिक स्पेसीज होती है। इनमें हैप्लोबायोटिक रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें जो ईस्ट की वेजिटेटिव सेल्स हैं, ईस्ट की जो वेजिटेटिव सेल होगी, ये समझ लीजिए इसको, ये ईस्ट सेल है। ईस्ट की कायिक कोशा, इस ईस्ट की कोशा में केंद्रक होगा। तो ईस्ट की कोशिका क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। इसमें जो हैप्लॉइड कोशिका है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है या अध्यगुणित होती है, आधी होती है, तो आधी गुणसूत्रों से यानी हैप्लॉइड सेल शुरू होगी और बाद में इसके जीवन चक्र में हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनती हैं। इसीलिए इसको हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो ईस्ट की सेल क्या होगी? लंबाई में ग्रो करेगी, बडिंग हो जाएगी और इसमें एक सेप्टा बनने से ये दो भागों में बंट जाती है। ईस्ट की कोशिका, इससे ईस्ट की कोशिका से दो, यहाँ सेप्टा बनने से ये दो कोशिकाएं बन जाएंगी और जो दोनों ईस्ट की सेल हैं ये हैप्लॉइड हैं, हैप्लॉइड सेल ही बन जाती हैं। हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड और फिर से एक ईस्ट की कोशिका बन जाती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। अब इसमें ये जो हैप्लॉइड सेल बनी है ईस्ट की, ये आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। ईस्ट की दोनों कोशिकाएं क्या होगा? एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी और तो ये ईस्ट की सेल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा क्या हुआ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ इनमें। ईस्ट की हैप्लॉइड सेल से, यानी कि एन हैप्लॉइड सेल है, इसमें सेप्टा बनने से ईस्ट की दो सेल बनी, ये दोनों एक दूसरे के करीब आती हैं। और जब एक दूसरे के करीब आती हैं तो यहाँ पर एक आउटग्रोथ द्वारा, एक एक उभार द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाती हैं ये दोनों हैप्लॉइड सेल। ये दोनों सेल हैप्लॉइड ही होती हैं, यानी कि अगुणित सेल होती हैं। और जिस स्थान पर ये जुड़ती हैं वहाँ पर इनकी भित्ति गल जाती है और गलने से क्या होगा? एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है। इनमें ये क्या बन गया? एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है। और जब ये दोनों जुड़ती हैं तो जुड़ने को, इस जुड़ने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कापुलेशन कहते हैं, यानी कि मैथुन क्रिया कहते हैं। यानी कि दो सेल्स के बीच कॉपुलेशन हो रहा है और भित्ति गलने से क्या होगा? एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है। कंजुगेशन ट्यूब यानी कि संयुग्मन नलिका इसमें बन जाती है। और संयुग्मन नलिका बनने के बाद इन दोनों का प्रोटोप्लाज्म, एक सेल का, इस सेल का, और दोनों हैप्लॉइड सेल हैं, तो दोनों सेल का जो जीव द्रव्य है वो क्या होगा? आपस में
जुड़ जाएगा। आपस में सबसे पहले क्या होगा, जुड़ने के पहले ही प्रोसेस होगी प्लाज्मोगेमी, जीव द्रव्य जुड़ेगा। उसके बाद दोनों के केंद्रक जुड़ेंगे, ये सेल हैं, और उसके बाद दोनों के केंद्रक जुड़ जाते हैं। पहले जीव द्रव्य जुड़े और उसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है इसमें केंद्रक जुड़ने की, और केंद्रक जब आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रोसेस को हम कैरियोगेमी कहते हैं। जीव द्रव्य के जुड़ने को प्लाज्मोगेमी और केंद्रक के जुड़ने को कैरियोगेमी कहा जाता है। कैरियोगेमी द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, जब दोनों केंद्रक जुड़ जाते हैं आपस में तो एक डिप्लॉयड सेल बनती है। यानी कि कैसी सेल बनेगी, डिप्लॉयड, यानी कि 2n सेल का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या इन हैप्लॉइड सेल की दुगनी हो जाती है, डिप्लॉयड हो जाती है, 2n हो जाती है। इसमें इस सेल के अंदर अब क्या होगा, इस सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस से फिर से एक ही बार इसमें केवल डिप्लॉयड सेल एक बनी और इसमें फिर से मियोसिस हो गई, और मियोसिस से जो अगली सेल होगी उसमें 4 केंद्रक बन जाएंगे। जब 4 केंद्रक बन जाएंगे मियोसिस द्वारा, मियोसिस का मतलब ही है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जिस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, पुत्री कोशिकाओं में आधी हो जाती है मदर सेल की। अगर डिप्लॉयड सेल में 2n में हो रहा है मियोसिस, तो इनमें जो केंद्रक बने हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड हो जाएगी, फिर से n हो जाती है। तो देखिए फिर से हैप्लॉइड सेल से फिर से हैप्लॉइड सेल बनने की प्रोसेस शुरू हो गई है। इसके बाद इसमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस का मतलब है समसूत्री विभाजन। मियोसिस में एक बात और समझ लीजिए, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि एक केंद्रक में डिवीजन हुआ तो 4 केंद्रक बन गए हैप्लॉइड, और माइटोसिस में 1 से 2 बन जाते हैं। तो माइटोसिस, इसमें प्रत्येक केंद्रक में माइटोसिस होगी, यानी समसूत्री विभाजन होगा, और इससे क्या होता है, समसूत्री विभाजन होने से ये 8 केंद्रक बन जाते हैं। इसमें 8 केंद्रक बन जाएंगे, 8 केंद्रक वाली कोशिका, और प्रत्येक केंद्रक से एक एस्कोस्पोर बन जाता है। और जिस संरचना में ये बन रहे हैं ये केंद्रक, इसको एस्कस कहते हैं। और प्रत्येक केंद्रक किस में बदल जाता है, एक एस्कोस्पोर में बदल जाता है, एस्कोस्पोर। ये एस्कोस्पोर बाहर आकर ईस्ट की सेल का फिर से निर्माण कर देते हैं। एस्कोस्पोर इससे बाहर आएंगे और ईस्ट की कोशिका का, हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण कर देते हैं। एस्कोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं, और जिसमें एस्कोस्पोर बन रहे हैं अब जिस सेल के अंदर, उसको हम एस्कस कह देते हैं। तो देख लेंगे एस्कस धानी, और एस्कस धानी में एस्कोस्पोर, ये हैप्लॉइड होंगे, ये बाहर आएंगे और बाहर आकर जर्मिनेट होकर फिर से ईस्ट की कोशिका का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार देखा, हैप्लॉइड ईस्ट की सेल से हैप्लॉइड ही फिर से एस्कस द्वारा, एस्कोस्पोर्स द्वारा फिर से ईस्ट की हैप्लॉइड सेल का निर्माण हो रहा है। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनती हैं, और इस प्रकार के जीवन चक्र को हम हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और ये सैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस प्रजाति में देखने को मिलता है, जो होमोथैलिक होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट, दूसरी विधि है इसकी डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, यानी कि अधिद्विगुणित लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। अब देखेंगे ये जो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है वो सैक्रोमाइसीज लुडविगी नामक ईस्ट में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, डिप्लॉयड सेल से, डिप्लोबायोटिक का मतलब है डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड ही ईस्ट की सेल का निर्माण होता है, इसीलिए इसको डिप्लोबायोटिक कहते हैं। ये सैक्रोमाइसीज लुडविगी में देखने को मिलता है। देखेंगे इसमें ये जो सेल है ये डिप्लॉयड सेल होती है ईस्ट की, ये ईस्ट सेल है, और ये होगी 2n। 2n का मतलब है डिप्लॉयड, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अधिद्विगुणित होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। इसमें इस सेल में मियोसिस होने से, इस सेल में मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होने से ये 4 केंद्रकों में बढ़ जाता है, और प्रत्येक केंद्रक इसमें जीव द्रव्य के साथ संयोग करके एस्कोस्पोर में बदल जाता है। प्रत्येक केंद्रक किस में बदल जाएगा, एस्कोस्पोर में,
यानी अर्धसूत्री विभाजन से एक केंद्रक से 4 केंद्रकों का निर्माण होता है, और जो केंद्रक किस में बदल जाते हैं, ये एस्कोस्पोर में बदल जाते हैं। और इस संरचना को हम, जिसमें ये बन रहे हैं, अब इस सेल को हम एस्कस कहते हैं। इस एस्कस के अंदर ही क्या होगा कि अगली स्थिति में एस्कस के अंदर ये एस्कोस्पोर्स एक दूसरे थोड़ा सा साइज में बढ़ेंगे और एक दूसरे के समीप आकर ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से आउटग्रोथ द्वारा। और इनके केंद्रक जब आपस में जुड़ेंगे तो इनमें पहले प्लाज्मोगेमी, यानी कि पहले तो भित्ति गलेगी। जब ये आपस में आकर जुड़ेंगे तो पहले एक दूसरे की, इसमें क्या होता है, भित्ति गल जाती है। सबसे पहला काम होगा, जब एक दूसरे के जहाँ कांटेक्ट में आएंगे एस्कोस्पोर थोड़ा साइज में बढ़कर, तो सबसे पहले इनकी जो वॉल है, सेल वॉल है एस्कोस्पोर्स की, वो गल जाती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, और उसके बाद दोनों के जीव द्रव्य आपस में जुड़ेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, पहले प्लाज्मोगेमी होती है, इसमें होगी प्लाज्मोगेमी, जीव द्रव्य जुड़ेंगे, और जीव द्रव्य जुड़ने के बाद इसमें पाई जाएगी। इसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी, यानी कि दोनों के केंद्रक ही आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरे प्रोसेस में होगा, आपस में क्या जुड़ेंगे, केंद्रक जुड़ेंगे, फिर केंद्रक जुड़ते हैं, और केंद्रक जुड़कर डिप्लॉइड केंद्रक बना लेते हैं। जब ये डिप्लॉइड केंद्रक बन गए, इसके अंदर अब ये क्या हो गई, ये डिप्लॉइड सेल हो गई, क्योंकि इसमें अब दोनों केंद्रकों के जुड़ने से ये डिप्लॉइड सेल हो गई, अर्थात 2n हो गई। 2n सेल का निर्माण हो जाता है, यानी कि डिप्लॉइड सेल का निर्माण यहाँ हो गया है। और डिप्लॉइड सेल से फिर उसके बाद ये जो डिप्लॉइड सेल बनी, इसमें से क्या होगा, इस डिप्लॉइड सेल में डिप्लॉइड सेल क्या होगी, जर्मिनेट करके ट्यूब जैसी आउटग्रोथ निकालती है। ये ट्यूब जैसी आउटग्रोथ दोनों तरफ से ये निकालती है, और इन ट्यूब जैसी आउटग्रोथ को हम, ये आउटग्रोथ निकलेंगी तो इनको हम स्प्राउट माइसीलियम कहते हैं। जो ट्यूब जैसी आउटग्रोथ निकलेंगी इसको कहेंगे हम स्प्राउट माइसीलियम। और उसके बाद इस स्प्राउट माइसीलियम में बडिंग हो जाती है। ये स्प्राउट माइसीलियम है, इसमें क्या हो जाएगी, बडिंग हो जाएगी, इसका केंद्रक का डिवीजन भी हो जाएगा, और बडिंग होने से आउटग्रोथ निकलेंगी, और ये बड्स अलग होकर फिर से क्या कर देंगे, ईस्ट की डिप्लॉइड सेल का निर्माण कर देती हैं। इस प्रकार देखते हैं हम, ईस्ट की डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल का ही निर्माण हो जाता है। इसको हम डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, फिर से देखते हैं, डिप्लॉइड सेल क्या करेगी, ट्यूब के रूप में आउटग्रोथ निकालेगी, इसको स्प्राउट माइसीलियम कहेंगे। स्प्राउट माइसीलियम में फिर क्या होगी, बडिंग होने से अनेक बड्स बन जाएंगी, और प्रत्येक बड क्या होगी, मेन ईस्ट से, पेरेंट ईस्ट से अलग होकर नई ईस्ट की सेल का निर्माण करती है, यानी कि डिप्लॉइड सेल से फिर से डिप्लॉइड सेल बन जाती है। इसको हम डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तीसरी विधि है ईस्ट में हैप्लो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। देखिए, तीसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन है हैप्लो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसीज में पाया जाता है, जिसकी प्रजातियां हेटेरोथैलिक होती हैं, यानी प्लस और माइनस स्ट्रेन की दोनों प्रकार के इसमें ईस्ट सेल आपस में कंजुगेट होते हैं, यानी कि जुड़ते हैं। इसमें हैप्लॉइड अवस्था और डिप्लॉइड अवस्था दोनों समान रूप से इसके जीवन चक्र में विकसित होती हैं। तो इस प्रकार के ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हैप्लो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसमें ये जो डिप्लॉइड सेल है, ईस्ट की डिप्लॉइड सेल 2n, इसमें होगी, इसमें बडिंग होती है, यानी कि मुकुलन द्वारा अनेक कोशिकाओं का निर्माण इसमें हो जाता। आउटग्रोथ होगी, मुकुलन का मतलब यहाँ आउटग्रोथ बन जाएगी, और इसका केंद्रक भी 2 भागों में बट जाएगा। तो इस प्रकार आउटग्रोथ होने से अनेक कोशिकाएं क्या होंगी, बन जाएंगी, और ये अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। बडिंग में अनेक सेल बन जाती हैं ईस्ट की, ईस्ट सेल, और ये भी क्या होंगी, डिप्लॉइड हैं। बडिंग में क्या होता है, ईस्ट सेल
बडिंग में जैसी सेल यहाँ 2n होगी तो 2n बडिंग द्वारा ही बन जाती है। तो इस प्रकार अनेक ईस्ट की कोशिकाएं बन जाती हैं जिनमें मियोसिस होता है। अब इन डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होता है, 4 केंद्रक बन जाते हैं जो बाद में एस्कोस्पोर में परिवर्तित हो जाते हैं। और मियोसिस के फलस्वरूप जो एस्कोस्पोर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं। अब ये 2n नहीं रहते, ये 2n सेल से यानी कि ईस्ट की डिप्लॉयड सेल से ये हैप्लॉइड एस्कोस्पोर बन जाते हैं और जिस संरचना में ये बनते हैं उसे हम एस्कस कह देते हैं। तो एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। तो ये एस्कस से एस्कोस्पोर्स जो हैं क्या होते हैं, ईस्ट की हैप्लॉइड सेल्स में डेवलप हो जाते हैं। ये ईस्ट की हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे, ये बाहर आकर ईस्ट सेल्स बना देंगे हैप्लॉइड, और ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ये एस्कोस्पोर्स प्लस स्ट्रेन के और दूसरा माइनस स्ट्रेन के, ये क्या होंगे, एस्कोस्पोर्स हो सकते हैं। ये प्लस स्ट्रेन के और ये माइनस स्ट्रेन के जो ईस्ट सेल्स हैं, इनमें बडिंग होती है, इनमें भी बडिंग पाई जाएगी। अब इन एस्कोस्पोर्स से जो ईस्ट की सेल बन गई हैप्लॉइड, प्लस और माइनस स्ट्रेन दोनों प्रकार की हो सकती हैं। हेटेरोथैलिक फंजाई है तो बडिंग द्वारा, और इसमें भी बडिंग होती है, दोनों में बडिंग होगी और बडिंग से जो सेल्स बन जाती हैं, ईस्ट की सेल्स बनेंगी, यहाँ भी सेल्स बन जाएंगी और इधर भी सेल्स बन जाती हैं ईस्ट की। और ये दोनों सेल्स, दोनों प्रकार की सेल्स क्या होंगी, हैप्लॉइड होती हैं यानी कि अगुणित होती हैं। उसके बाद ये जो सेल्स हैं प्लस और माइनस स्ट्रेन की, ये प्लस स्ट्रेन की और ये माइनस स्ट्रेन की, ये दोनों क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के पास आएंगी और क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉपुलेशन करेंगी। कॉपुलेशन होगा। उसके बाद क्या है, ये इन कोशिकाओं के बीच की भित्ति गल जाएगी, प्लाज्मोगेमी होगी, कैरियोगेमी होगी, फिर केंद्रक जुड़ेंगे, दोनों प्रोसेस होंगी। और कैरियोगेमी होने के बाद क्या होगा, फिर से ईस्ट की डिप्लॉयड सेल बन जाती है। ये ईस्ट की फिर से एक डिप्लॉयड सेल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों अवस्थाएं क्या होती हैं, साथ साथ चलती रहती हैं। ये डिप्लोफेज कहलाती है, डिप्लोफेज हो गई क्योंकि यहाँ पर डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड ईस्ट की सेल बन रही हैं। देख लीजिए आप, डिप्लॉयड सेल थी ईस्ट की यानी कि 2n से 2n ईस्ट की सेल्स बनी यहाँ, फिर इसके बाद मियोसिस हो गया, हैप्लॉइड सेल्स बन गई और हैप्लॉइड सेल से यहाँ हैप्लॉइड सेल बन रही हैं बडिंग द्वारा। तो ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, इसको हैप्लोफेज कहा जाता है, इसलिए इसको हैप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। ये हैप्लोफेज, तो दोनों फेज समान रूप से विकसित होती हैं। इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल है वो सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी में पाया जाता है, जो कि एक हेटेरोथैलिक स्पीसीज होती है। इसको हम हैप्लो डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ईस्ट में लैंगिक जनन की तीनों विधियां यहाँ कंप्लीट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को ये जो टॉपिक है कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मंगल हो।